गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको पोटेंशियोमीटर एंड बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर फाइंड द कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू सेल एंड सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये सब आपसे बता दिया था। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि हमने ये फॉर्मूले निकाले थे E1/E2 = L1/L2। जब हमने कंपेयर किया था तो आ गया था। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकाला तो उसका फॉर्मूला हमें मालूम था, उसका बेसिक हमने आपको बता दिया था। और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल R = L1/L2 -1 इंटू कैपिटल R, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ा था, वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ा था, वो लिखा था अपन। उसके बाद सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बता दिया था। इसमें मैं आपको एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, मालूम होना चाहिए, काफ़ी बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। हम ये बोलते हैं कि देखिए पोटेंशियोमीटर का यूज पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, और वोल्ट मीटर का यूज भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो कल भी मैंने आपसे बताया था कि दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो पोटेंशियोमीटर है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरी वेरी एक्यूरेट निकाल देता है, मोस्ट सेंसिटिव होता है इन कंपैरिजन ऑफ वोल्ट मीटर। समझ आ गया? तो मैं आपको बता देता हूँ कि पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर is also called ideal voltmeter। हम इसको क्या बोल देते हैं? आइडियल वोल्टमीटर बोल देते हैं, विद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्यों कहते हैं भाई? आइडियल वोल्टमीटर का मतलब होता है बेटा जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर दे, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर दे, मतलब उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए और कहीं पर कोई करंट पास ना हो। इस तरह के वोल्टमीटर को हम आइडियल वोल्टमीटर बोलते हैं। तो आइडियल पोटेंशियोमीटर को भी हम आइडियल वोल्टमीटर कह देते हैं, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट। क्योंकि बिकॉज it does not draw any current। फ्रॉम सोर्स, जो आपने सोर्स लिया है ना, उस सोर्स से कहीं कोई करंट पास नहीं होता है। इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। ये हमने आपसे बताया भी था, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जब गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग देगा, जीरो रीडिंग देने का मतलब उसमें कोई करंट पास नहीं होगा, और जब कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट है। वो नल पॉइंट मेथड, नल डिफ्लेक्शन मेथड पर वर्क करता है, इसलिए हम इसको आइडियल वोल्टमीटर भी कह देते हैं। समझ आ गया? ये आइडियल वोल्टमीटर की तरह भी काम करता है, आप ये भी कह सकते हो। क्लियर है? अब देखिए बेटा, हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखिए इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो करने मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब एक मैं आपको सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन लिख कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। न्यूमेरिकल लिखते हैं भाई, मैं एक न्यूमेरिकल लिख देता हूँ पहले, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा। देखो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है पोटेंशियोमीटर पर। ए लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ये ए बी वायर है, हैविंग ए कॉन्स्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कॉन्स्टेंट है। अलोंग इट्स लेंथ द नल पॉइंट फॉर द टू प्राइमरी सेल्स, ये हमारे पास प्राइमरी सेल है E1 E2, ठीक है, of EMF E1 and E2 connected in the manner shown are obtained at a distance of 120 सेंटीमीटर and 300 सेंटीमीटर। ये कहता है कि जैसे कि हमने इस मैनर से जोड़ा तो हमारे पास 120 सेंटीमीटर आया, और इस मैनर से जोड़ा तो 300 सेंटीमीटर आया। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेल के दोनों नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ा हुआ है, यहाँ सेल का नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ा है। मतलब इस केस में तो सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा? माइनस,
सीरीज है ना भाई, जैसे सीरीज आपने सेल पढ़ा था, तो हमने कहा था कि अगर हम एक सेल को रिवर्स जोड़ दें मतलब उल्टा करके जोड़ दें, तो उसके ईएमएफ को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। और जब हम इनको सीरीज में जोड़ते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ते हैं तो इनके ईएमएफ को क्या कर दिया जाता है, प्लस। तो अगर हम एक सेल को रिवर्स जोड़ते हैं, E1 के साथ E2 सेल को रिवर्स जोड़ा जाता है तो 120 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट ऑब्टेन होता है। और अगर सीरीज में सही ऑर्डर में जोड़ा जाता है तो 300 सेंटीमीटर पर हमें नल पॉइंट ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द एंड ए। ये लिखा हुआ है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, E1 बाई E2। एक तो E1 बाई E2 फाइंड आउट करना है, एंड पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट फॉर द सेल E1। अगर अकेला E1 जोड़ो तो किस पोजीशन पर नल पॉइंट आएगा वो फाइंड आउट करना है। और हाउ इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर इंक्रीज, और इसकी सेंसिटिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ये आपने बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये देखिए ये पूरा सेल था, इसका ईएमएफ ई है, ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर, ये हमने कनेक्ट कर दिया, मतलब ये हमारे पास ड्राइवर सेल है, ये हमारे पास ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है। आप सोच रहे हो कल सर ने जो पढ़ाया था उसमें 4 अलग अलग ये 4 वायर जोड़ी थी कम से कम, सर ने बताया था 4 मीटर से 10 मीटर वायर होती है। देखो बेटा ए बी वायर हमने केवल एक ही लाइन में दिखा दी, यहाँ तक की लेंथ कितनी है 300 सेंटीमीटर, मतलब ये 400 तो है ही मिनिमम। मेरी बात समझ गए कि नहीं। तो हम अब की बार जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें केवल ए बी वायर दिखाएंगे, और उसमें आपने ये समझ लेना है कि वायर 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबी है, या कई बार तो वायर की लेंथ भी फाइंड आउट करवा दी जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई। देखिए भाई हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या कह रखा है भाई, हम कह देते हैं लेट के बी पोटेंशियल ग्रेडियंट। के हमारे पास क्या है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इस के की वैल्यू को क्या लिखेंगे बेटा, माइनस ऑफ ई अपॉन एल। ये क्या है, ई क्या है हमारे पास, ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल, और एल हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। यहाँ तक क्लियर है भाई। ये हमारे पास काफ़ी सिंपल पॉइंट था क्योंकि ये तो हम जानते हैं, पर मैंने आपसे ये कहा कि अगर इन दोनों सेल को एक दूसरे के साथ रिवर्स में जोड़ा गया, तो अगर हम रिवर्स में जोड़ेंगे और फिर हम नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या कहेंगे भाई, E1 माइनस E2। भाई रिवर्स जोड़ेंगे तो ईएमएफ हमारे पास क्या होगा, E1 माइनस E2 विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और लेंथ कितनी है भाई 120, और ये क्या लगाना पड़ेगा माइनस, मतलब E1 माइनस E2 जो ड्रॉप हुआ है वो 120 सेंटीमीटर पर ड्रॉप हुआ है। हम क्या लिख देंगे यहाँ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब हम आगे क्या लिख देंगे बेटा, E1 माइनस E2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ के, सॉरी बेटा के मल्टीप्लाई बाई 120। चलो ऐसे लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दूँ यहाँ पर। अब हमने क्या किया, इसको डिस्कनेक्ट किया। अब E1 प्लस E2 मतलब इन दोनों सेल्स को कनेक्ट करके फिर हमने स्लाइड करना शुरू किया। तो हम क्या कहेंगे भाई, जब ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो E1 प्लस E2 हो गया, सेम ऑर्डर में जुड़े हुए हैं तो क्या हो गया, E1 प्लस E2 माइनस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बेटा 300, क्योंकि ये नल पॉइंट कितने पर आ रहा है 300 सेंटीमीटर पर। बताया था कि नहीं यहाँ पर, कि कहता है कि अगर हम इन मैनर्स से जोड़ें, एक में रिवर्स जोड़ें और एक में सेम ऑर्डर में जोड़ें, तो हमें दो नल पॉइंट शो करते हैं, रिवर्स में 120 सेंटीमीटर और फॉरवर्ड में 300 सेंटीमीटर, ये बता रहा है। तो हम क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, E1 प्लस E2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ के मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 300। पॉइंट क्लियर हो गया। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमने क्या निकालना है, E1 बाई E2 निकालना है। बेटा अगर आप एक दो मेथड है, आप इनको डिवाइड कर लो, के तो कैंसिल हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो के कैंसिल हो जाएगा ना, और के कैंसिल होने के बाद मेरे हिसाब से E1 और E2 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो E1 माइनस E2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा भाई 120 अपॉन 300, जीरो कैंसिल हो गया।
ये कितने पर जाएगा भाई, 6 पे, 6 2 जा 6 5 जा, हो गया। अब हम क्या कर देंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5e1 माइनस 5e2 विच इज इक्वल टू 2e1 प्लस 2e2। बोलो जाएगा कि नहीं। अब e1 को अगर हम इधर लेकर कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई 3e1 और 5e2 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 7e2। मतलब यहाँ से निकालेंगे तो e1 बाई e2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 7/3 आ गया भाई। एक तो हमारे पास ये सॉल्यूशन हो गया। दूसरा e1 बाई e2 निकाल दिया। बेटा ध्यान से देखो, जब आपको e1 और e2 का रेशियो मालूम है, आप थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे, आपने ये कहा था e1 प्लस e2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ k मल्टीप्लाई बाई 300। बोलो कह रहे थे कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि e1 प्लस e2 जो है ना वो 300k के इक्वल है। तो e1 किसके इक्वल हो जाएगा, इसका रेशियो 7 निकाल देंगे भाई। बोलो 7 प्लस 3 10। तो क्या कर देंगे देन e1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, e1 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे e1 अपॉन e1 प्लस e2 मल्टीप्लाई बाई 300 की। बोलो कह देंगे कि नहीं। e1 का रेशियो कितना है 7, e1 प्लस e2 का रेशियो क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 300 की। मतलब हम क्या कर देंगे बेटा, यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -200k आ जाएगा कि नहीं। तो e1 इज इक्वल टू आ गया -200k। बेटा अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है लेंथ है ना, देन हम क्या कर देंगे e1 बैलेंसिंग लेंथ ऑफ e1 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी बेटा 200 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, ठीक है ना भाई। तो देखिए ये तो हमने रेशियो से ही निकाल दिया भाई, e1 अपॉन e1 प्लस e2 और e1 प्लस e2 मल्टीप्लाई ये क्या है, ये वैल्यू है दैट इज मल्टीप्लाई बाई दिस। तो हमने क्या कह दिया, ये डायरेक्ट वैल्यू हमने निकाल दी। थर्ड पॉइंट, ये तो हमारे पास कौन सा था, सेकेंड पॉइंट था। ये हमारे पास कौन सा था, पहला पॉइंट था। और एक हमारे पास थर्ड पॉइंट इसमें पूछा हुआ है, हाउ इज़ द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर इंक्रीज। ये तो हमने कल भी तो पढ़ाया था आपसे। हमने आपसे क्या कहा था भाई, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को आप कैसे इंक्रीज करोगे। तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए हमने क्या कहा था कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना होगा। मतलब आप इसमें क्या बाय डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या लिया था आपने, स्मॉल के लिया था कि इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, कल भी आपने पढ़ा था, मैंने आपसे बताया था के डिक्रीजिंग फैक्टर्स। बताओ क्या बताए थे, के डिक्रीजिंग फैक्टर्स बताए थे मैंने दो। कौन कौन से बताए थे, बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। और दूसरा फैक्टर क्या बताया था बेटा, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट। क्या बताया था, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट। और करंट की वैल्यू डिक्रीज कब हो सकती है, जब आप इनके सीरीज में कहीं कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। अगर आप कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे, आप ये भी कह सकते हो इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस या पुट ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद मेन सेल। पुट रेजिस्टेंस इन सीरीज विद ड्राइवर सेल। देखिए बेटा यहाँ पर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, आप यहाँ पर इस R की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे तो भी इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाए, क्योंकि ये R इंक्रीज करोगे, ये इनके इस वायर के सीरीज में जुड़ा हुआ है,
यहाँ पे देखोगे इस वायर के सीरीज में ये आर जुड़ा हुआ है, जब आप करंट की वैल्यू निकालोगे तो ये आर भी तो ऐड होगा इसके रेजिस्टेंस के अंदर, तो वो करंट की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। मेरी बात समझ गए? तो ये इसी डायग्राम को देखकर बताना है। तो आप ये तो हमने वैसे लिख ही दिया है कि हम करंट की वैल्यू को डिक्रीज़ करना चाहते हैं, पर वो करंट की वैल्यू डिक्रीज़ किससे होगी, जब हम यहाँ पर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो करंट डिक्रीज हो जाएगा और उससे हमारी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ गया? पुट रेजिस्टेंस इन सीरीज विद ड्राइवर सेल, ठीक है। और बाय इंक्रीजिंग भी कह सकते हो, इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन सीरीज विद ड्राइवर सेल। तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया। तो इस तरह के अलग अलग पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे। देखिए भाई एक और न्यूमेरिकल लिखा मैंने। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपके पास ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें पोटेंशियोमीटर दिखाया गया है। ये कहता है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज़ कनेक्टेड टू ए ड्राइवर सेल ऑफ EMF 3 वोल्ट। ये आपके पास वायर AB है, ठीक है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है। इसको 3 वोल्ट के ड्राइवर सेल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कहता है कि एज शोन इन फिगर व्हेन ए सेल ऑफ 1.5 वोल्ट EMF, व्हेन ए सेल ऑफ 1.5 वोल्ट EMF इज यूज्ड इन द सेकेंडरी सर्किट, इस सेकेंडरी सर्किट के अंदर इसको यूज किया जाता है। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर। जो ये बैलेंस पॉइंट है ना, ये कहाँ पर मिलता है, 60 सेंटीमीटर पर मिलता है। मेरी बात समझ आ गई? ऑन द रिप्लेसिंग दिस सेल इज यूजिंग ए सेल ऑफ अननोन EMF। अगर इस सेल को रिप्लेस कर दूँ, इसकी जगह पर कोई अननोन EMF का सेल जोड़ दूँ, द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 80 सेंटीमीटर। ये 60 से शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच जाएगा, 80 सेंटीमीटर पहुँच जाएगा। मेरी बात समझ गए? अब उसके बाद कहता है कि कैलकुलेट द अननोन EMF ऑफ द सेल। आपने जो दूसरा सेल एक और जोड़ा है, इसकी जगह पर EMF का कोई आपने सेल जोड़ा मान लो, तो उसका आपने EMF बताना है कि कितना EMF होगा। आगे ये कहता है कि एक्सप्लेन विद रीजन वेदर द सर्किट वर्क्स इफ द ड्राइवर सेल इज रिप्लेस विद ए सेल ऑफ EMF 1 वोल्ट। ये कहता है कि मान लीजिए हम इस 3 वोल्ट सेल की जगह पर 1 वोल्ट सेल लगा दें, रिप्लेस कर दें 1 वोल्ट EMF सेल के साथ, तो क्या ये हमारा सर्किट काम करेगा? तीसरे पॉइंट में ये पूछ रहा है डज द हाई रेजिस्टेंस आर यूज्ड इन द सेकेंडरी सर्किट अफेक्टेड द बैलेंस पॉइंट। जो ये आर रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, क्या ये इस बैलेंस पॉइंट को अफेक्ट डाल सकता है? मान लीजिए इस आर को मैं हटा दूँ तो क्या बैलेंस पॉइंट बदल जाएगा, या इस आर की जगह पर और भी ज़्यादा रेजिस्टेंस का पॉइंट रख दिया जाए तो क्या ये अफेक्ट डाल पाएगा इस बैलेंस पॉइंट पर? इन सभी को आपने बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ये लिखा हुआ है, ये इन्होंने पूछा है। तो देखना बच्चों कि इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कि CBSE बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपने अपने आप को जस्टिफाई करना है। ये क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं इनको जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है। हम वी नो, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा। हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। बोलो पढ़ चुके हैं कि नहीं बेटा? हमने तो E2 फाइंड आउट करना है, तो E2 के लिए क्या हो जाएगा, E1 मल्टीप्लाई बाई L2 अपॉन क्या हो जाएगा, L1। बोलो हो जाएगा कि नहीं बेटा? आप ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर बताते हो कि अगर हमारे पास सेल 1.5 वोल्ट है, देन लेंथ कितनी बता रहा था बेटा? हमारे पास 60 सेंटीमीटर बता रहा था। बोलो बताया था कि नहीं? ये कहता है कि अगर मैं 1.5 वोल्ट EMF का एक सेकेंडरी सेल कनेक्ट कर दूं तो बैलेंस पॉइंट 60 सेंटीमीटर आता है, और अगर 1.5 को हटाकर एक E2 EMF का सेल जोड़ देता हूं तो हमारा जो बैलेंस पॉइंट है वो बदल जाता है और कितने पर पहुंच जाता है बेटा? 80 सेंटीमीटर पर पहुंच जाता है। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ से E2 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 80 अपॉन 60, 0 काट दिया, 2 4 जा 2 3 जा 0.5 कितना आ गया भाई? मैं सीधा लिख देता हूँ 2 वोल्ट। कितना आ गया भाई? 2 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? अब E2 हमारे पास आ गया 2 वोल्ट। अब ये तो हमारा था पहला सॉल्यूशन।
सेकंड सॉल्यूशन में ये कहता है कि एक्सप्लेन विद रीजन, आपने एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ, ठीक है। वेदर द सर्किट वर्क्स इफ द ड्राइवर सेल इज रिप्लेस विद ए सेल ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट। आपने क्या कहा, ड्राइवर सेल ईएमएफ, ड्राइवर सेल ईएमएफ, ई से लिख रहा हूं मैं 1 वोल्ट। अब आप क्या देख रहे हो कि जो सेकेंडरी सेल है, अगर यहाँ पर देखें जो सेकेंडरी सेल है, हम कहेंगे ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी सेल, आर क्या हो जाएगा भाई, एक तो 1.5 वोल्ट है और एक कितना है 2 वोल्ट है जो हमने निकाले हैं। ये तो किसकी वैल्यू है, E1 की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है बेटा, E2 की वैल्यू है। बोलो है या नहीं है। अब E1 E2 हमारे पास आपको देख रहे हो, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं भाई, हम ये बता सकते हैं E1 इज लेस देन E1 एंड E इज लेस देन E2। तो इस केस में, दोनों केस में आपको फिर बताना पड़ेगा, तो इन दोनों केस में ये रीडिंग नहीं दे पाएगा, बिकॉज हम क्या कहेंगे यहाँ पर, द सर्किट do not work if E is less than E1 और E2। समझ आ गया। अगर ये इससे कम है तो ये काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज सर्किट works along high EMF cell, क्योंकि ये जो सर्किट काम करेगा वो हाई EMF सेल के अकॉर्डिंग करेगा। हाई EMF सेल जो वही अपना करंट पास करेगा, और देर आर नो विच कैन नॉट डिटरमाइन बैलेंस पॉइंट, जो कि बैलेंस पॉइंट को डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब आपने मान लीजिए ये वाला सेल जोड़ दिया, तो ये अपना करंट पास करेगा नहीं इस वायर के अंदर, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ही करंट पास होगा, सर्किट यहीं तक होगा। आपने और डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ तक का सर्किट बन जाएगा, क्योंकि इसके बेस पर तो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो 1 वोल्ट जोड़ दिया आपने। जब आपने यहाँ पर 1 वोल्ट जोड़ दिया तो ये अपना करंट पास कराएगा, इसका करंट पास नहीं होगा, और जब तक ये अपना करंट पास नहीं करेगा तब तक बैलेंस पॉइंट नहीं आएगा। समझ आ गया। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में क्या पूछा है, डज द रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस आर इज यूज्ड इन द सेकेंडरी सेल। यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो क्या इसके बैलेंस पॉइंट पर कोई फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ रेजिस्टेंस जोड़ने से बैलेंस पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जो फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, आपको याद होगा, हम क्या लिखते हैं, माइनस ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। और बेटा मान लीजिए आपने E1 लिखा, तो आप क्या लिखोगे, E1 इज इक्वल टू माइनस के एल। बोलो लिखोगे कि नहीं? लिखोगे। और बेटा आप मान लीजिए अगर यहाँ पर इस सेल का EMF E आपने लिया हुआ है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए बेटा ये आपने L1 मानना था तो यहाँ L1 लिखिए, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जो हम पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता रहे थे और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट बताया था कि नहीं बताया था, K पोटेंशियल ग्रेडियंट, E ड्राइवर सेल EMF, L टोटल लेंथ, तो K इज इक्वल टू माइनस E अपॉन L बताया था आपसे। तो आपने क्या कह दिया, यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस KL, और K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E अपॉन L। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो E1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E अपॉन L मल्टीप्लाई बाई L1। बोलो हो जाएगा कि नहीं? आप ध्यान से देखो बेटा, अगर यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई रोल है इसके EMF फाइंड आउट करने में? मेरे हिसाब से कोई रोल नहीं है, क्योंकि L और L1 तो हम तो नल पॉइंट देख रहे हैं, और E हमारे पास क्या है, EMF। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे
नो बैलेंस पॉइंट at balance point no current flow through galvanometer. Galvanometer, that is cell remains in open circuit. आपको पता है कि हम क्या कहते हैं, यहाँ पर नल पॉइंट आना चाहिए, इसमें से कोई करंट ही पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो इस रेजिस्टेंस का क्या रोल है, कोई रोल नहीं है। तो मैंने ये पॉइंट भी आपको बता दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेटा आपसे पूछे जाते हैं पोटेंशियोमीटर के बेस पर। आप और भी क्वेश्चंस, जैसे आपको कहा जाए कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस का निकाल के दिखाइए, तो आपने जो रूल्स मैंने आपसे बताए हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आपने करने हैं। देखिए भाई, एक और मैंने न्यूमेरिकल लिखा है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को और गड़बड़ कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी। ये कहता है कि इन द पोटेंशियोमीटर फिगर सर्किट ए बी इज ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ये वायर जो है इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। अब ध्यान से देखिए, ये कहता है कि जो फिगर बता रखा है एंड रेजिस्टेंस 10 ओम, जो वायर ए बी है ना, मतलब आप क्या कहोगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर इज इक्वल टू 10 ओम, ये बता रहा है, इन्होंने कहा है। उसके बाद इस सर्किट को तो देखना ही है, इसमें कि ये हमारे पास कौन सा सेल है, ड्राइवर सेल है। ड्राइवर सेल का ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 15 ओम। कितना जुड़ा हुआ है भाई, 15 ओम जुड़ा हुआ है। मेरी बात समझ गए। अब क्या होता है, हमें पता है जो ड्राइवर सेल है ये अपना करंट पास करेगा, इसके अंदर करेगा कि नहीं। ये कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर, इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है। पहली बात तो यही है, और दूसरी बात ये है कि आपने बैलेंस पॉइंट ए ओ की लेंथ बतानी है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, मतलब आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू तो फाइंड आउट कर देंगे, उससे पहले मैं इसमें करंट निकाल दूं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ से और यहाँ तक 2 वोल्ट है ईएमएफ, क्योंकि आपके दिमाग में क्या फॉर्मूला आ रहा है कि भाई क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हो L इज इक्वल टू 1 मीटर कह सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे ईएमएफ इज इक्वल टू 2 वोल्ट, ईएमएफ E इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 वोल्ट। फिर आप ये सोचोगे कि भाई सर ने तो ये बताया था K इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एल, ये आपके पास क्या जाएगा बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पर ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच में 2 वोल्ट ईएमएफ नहीं है, क्योंकि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया 15 ओम। क्या जोड़ दिया गया, एक रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ नहीं होता तो मैं 2 वोल्ट लिखता सीधा, यहाँ पर 2 वोल्ट, यहाँ पर लेंथ 1 मीटर और पोटेंशियल ग्रेडियंट में निकाल देता। मेरी बात समझ आ गई। यहाँ पर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो इन ए और बी के बीच में क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं करंट फाइंड आउट करूँगा, करंट flowing in the potentiometer wire। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसमें करंट फ्लो किया जा रहा है, तो उसको हम आई से लिख देते हैं। आई इज इक्वल टू ईएमएफ कितना है बेटा, 2 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट। और अगर हम आर इक्विवेलेंट की बात करें तो बेटा इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम प्लस इसके साथ सीरीज में 15 ओम जुड़ा हुआ है 15, तो कितना आ जाएगा बेटा 25 ओम। तो आई इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो 2 अपॉन 25 एम्पियर आ जाएगा हमारे पास करंट। बोलो आ गया कि नहीं, 2 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 एम्पियर लिख देंगे। अब हमारे पास करंट आ गया।
मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगले पॉइंट में मैं कहता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ए बी। पोटेंशियल निकालेंगे तो V इज इक्वल टू आर आई होता है बेटा। इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई 2/25, ये तो हम निकाल ही चुके हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 5 5 जा 5 2 जा 4/5 4/5 मीन्स 0.8 वोल्ट। कितनी आ गई भाई 0.8 वोल्ट। मतलब यहाँ आप कहोगे कि इसमें I करंट पास हो रहा है, I की वैल्यू कितनी है भाई 2/25 एम्पियर। तो भाई इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी 0.8 वोल्ट। कितनी होगी भाई 0.8 वोल्ट। मतलब अगर आप ये कहना चाहो कि ये 2 वोल्ट पर है तो भाई ये कितने वोल्ट पर होगा 1.2 वोल्ट पर। अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 0.2 वोल्ट हो जाएगा और ये 1.2 वोल्ट इसके अंदर चली जाएगी 15 ओम के अंदर। समझ आ गया। अब हमने वायर के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाना है। वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या लिखेंगे -V/L मीन्स क्या लिख दोगे -0.8/1। हम वैसे तो पॉजिटिव भी लिख देते हैं वोल्ट पर मीटर, पर ये वैल्यू कैसी होती है नेगेटिव। के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं हमेशा माइनस के साथ लिखता हूँ, वरना आप इसको प्लस की टर्म में भी लिख सकते हो, बुक्स में प्लस में भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, सीधा V/L भी कह सकते हो। सेकेंड पॉइंट आगे क्या कहता है कि आपने OA फाइंड आउट करना है। अब हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक सेल दिया हुआ है। अब अगर इसके साथ भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ नहीं होता, यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा नहीं होता, तो सीधा 1.5 वोल्ट और इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते और आगे की सिचुएशन अलग होती। पर यहाँ पर तो पूरा एक सर्किट जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी बिल्कुल अलग है। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, यहाँ पर भी मैं करंट निकालूंगा। नाउ करंट फ्लो इन circuit containing सेकेंडरी सेल। जो आपके पास ये सेकेंडरी सेल लिया हुआ है, इस सेल के अंदर भी एक सर्किट कंटेन किया हुआ है। और ये सर्किट किस तरह का है भाई, मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा एक सर्किट इस तरह का है। ये कितना है 1.5 वोल्ट, ये कितना है 0.3 ओम, ये कितना है 1.2 ओम। मेरी बात समझ गए। अगर इसके अंदर देखा जाए ये अपना एक पूरा सर्किट बना रहा है, ये अपना पूरा सर्किट बना रहा है, तो अपने अंदर भी करंट पास करेगा। देन I1 इज इक्वल टू, इसके अंदर कितना करंट पास हो रहा है भाई, इसके अंदर EMF कितना है 1.5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 1.2 प्लस 0.3, तो कितना आ गया 1.5, मतलब कितना आ गया भाई 1 एम्पियर। इस सेल ने अपने ही सर्किट में 1 एम्पियर करंट पास कर रखा है। अगर 1 एम्पियर करंट पास कर रखा है तो भाई यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी। देन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू भाई IR होता है ना, I1 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखोगे R, तो क्या हो जाएगा बेटा 1 एम्पियर मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस कितना है 0.3, कितना आ गया 0.3 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया। अब इस पॉइंट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, अब ध्यान से देखो, अगर सर्किट में देखा जाए तो ये तो पॉइंट यहाँ पर A पर जुड़ा हुआ है सीधा, और यहाँ से ये वाला जो कनेक्शन है ये गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ वो 0 रीडिंग दे रहा है, ये नल पॉइंट शो कर रहा है। मतलब ये वाली जो वोल्ट है यहाँ पर जुड़ी हुई है, ये वाली वोल्ट है जी यहाँ पर जुड़ी हुई, तो इनके बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है 0.3। मतलब यहाँ पर V इज इक्वल टू कितना आ गया 0.3 वोल्ट। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। अब आप क्या कहोगे कि अगर हमारे पास इफ पोटेंशियल इज 0.8 वोल्ट ड्रॉप इन लेंथ 1 मीटर। अब आप सोचोगे ये लाइन कहाँ से लिख दी सर ने। मैं कह रहा हूँ बेटा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इस लेंथ में कितनी है 0.8 वोल्ट है ना, यही है ना, और ये 0.8 वोल्ट कितनी लेंथ में ड्रॉप हो रही है AB लेंथ में, और AB की लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर देखो 1 मीटर कह रखी है, ये लिख रखा
मेरी बात समझ गए कि नहीं। अब हमने क्या कहा कि 0.8 वोल्ट ड्रॉप होती है 1 मीटर में। अगर बेटा मैं 0.1 वोल्ट की बात करूं तो कितने में हो जाएगी, 1/0.8 सॉरी। और अगर 0.3 की बात की जाए तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 0.3 वोल्ट ड्रॉप कितने में हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 0.3। बोलो कह देंगे कि नहीं। अब 0.3, अब ये टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, 100 सेंटीमीटर है ना, 1 मीटर है, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में लिख सकते हो। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 2 जा 4 25 75/2 37.5 सेंटीमीटर। समझ आ गया कि नहीं। तो इस तरह से ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि हम सबसे पहली गलती क्या करते हैं, हम सबसे पहली गलती करते हैं सीधा पोटेंशियल ग्रेडियंट 2/1 मीटर करके निकाल देते हैं, 2 वोल्ट पर मीटर लिख देंगे, जो गलत होगा क्योंकि यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। सेकंड जो पॉइंट पूछा गया है उसमें जो गड़बड़ हम करते हैं वो क्या करते हैं, सीधा 1.5 वोल्ट लिया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 वोल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर देते हैं। वो भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ये पूरा एक सर्किट बन रहा है। यहाँ पर इस सर्किट में हम करंट निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, हम बताएंगे कि एक पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है और एक पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यहीं से निकालेंगे और बताएंगे कि अगर हमारे पास इन टर्मिनल के बीच में इतनी पोटेंशियल डिफरेंस है और इतनी लेंथ में 0.8 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हो रही है, तो यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आ रही है ये कितनी लेंथ में ड्रॉप हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस सर्किट की अलग से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह हमने आपको जैसे 2-3 न्यूमेरिकल हमने आपसे कराए, काफ़ी टिपिकल और काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए हैं। अब इसी तरह से हम मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल करेंगे। मीटर ब्रिज भी हमारा काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और मीटर ब्रिज जो हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पर पढ़ा था। अब हम एक दो न्यूमेरिकल मीटर ब्रिज के कर लेते हैं। देखिए मैं मीटर ब्रिज के 1-2 न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ। देखिए मैंने एक मीटर ब्रिज पर क्वेश्चन लिखा है, इन ए मीटर ब्रिज विद R and S इन द गैप द नल पॉइंट इज फाउंड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से जो नल पॉइंट मिलता है वो 40 सेंटीमीटर पर मिलता है। इफ़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब इनिशियल केस में ये 30 ओम कनेक्ट नहीं था, अब बाद में हमने एस के पैरेलल में 30 सेंटीमीटर ये 30 ओम कनेक्ट कर दिया, तो ये कहता है नल पॉइंट एक्कर्स एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ये डिस्प्लेस हो जाता है। तो हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ ही है भाई कि अगर हम ध्यान से देखते हैं मीटर ब्रिज तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है, तो इन्होंने कहा है कि आर और एस अगर जुड़े रहते हैं तो हम क्या लिखते हैं बेटा, R/S इज इक्वल टू L1/100 - L1। बोलो लिखते हैं कि नहीं। मतलब अगर हम लिखें R/S तो ए से कितना आया 40/100 - 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब ये कहता है इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एस, अब 30 ओम इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो हम क्या कहेंगे बेटा, हमारे पास बाय सेकंड कंडीशन, क्या कहेंगे हम, बाय सेकंड कंडीशन। ये हमारे पास कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन। ये हमारे पास कौन सी है भाई, फर्स्ट। तो R/, अब बेटा ये दोनों पैरेलल हो गए तो हम क्या लिखेंगे, RP लिखेंगे। देन द बैलेंस पॉइंट इज शिफ्ट टू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया तो 50 - 100 - 50, मतलब क्या हो गया बेटा, R/RP इज इक्वल टू 1/1 हो गया। बोलो हो गया कि नहीं। ये सेकंड कंडीशन है। और RP तो आपको मालूम होना चाहिए, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट हो जाएं तो क्या होता है, 30 × S/30 + S। कोई प्रॉब्लम है। अब आपने R और S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। जब हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो R/, ये क्या आ जाएगा बेटा, 30S/30 + S है तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 1/1। और यहाँ हमने क्या लिखा हुआ है बेटा, हमने क्या लिखा हुआ है, R/S इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2/3 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। बोलो हो गया कि नहीं। फर्स्ट इक्वेशन से 2/3 हो गया बेटा। देखो ये R/S है ना, तो 30 + S/30 मल्टीप्लाई बाई R/S की जगह पर क्या रख दिया बेटा,
2/3 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 60 + 2s अपॉन 90 इज इक्वल टू 1 हो गया। 2s इज इक्वल टू कितना हो गया 30 और s इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 15 ओम। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। s की वैल्यू 15 ओम आ गई, s की वैल्यू यहाँ पर 15 ओम पुट करेंगे, देन r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 10 ओम। यहाँ से आप देखिए दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरह से अगले क्वेश्चन में जैसे कि मान लो एक दूसरी टाइप ले 30 ओम को इसके सीरीज में जोड़ दिया जाए तो RP की जगह पर क्या लिख देंगे RS लिख देंगे और उससे कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि बेटा आप इनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके देखिए। जब आप इनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो जो प्रॉब्लम्स आए आप मेरे पास भेजिए, मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। और आप इनकी न्यूमेरिकल करिए, देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ और मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पर हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसकी प्रैक्टिस तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी ही है। ठीक है, हमारा इस चैप्टर में एक टॉपिक बचा हुआ है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, जो हम कल कराएंगे। थैंक यू।